बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स 11th क्लास फेडरल बोर्ड उसकी एक्सरसाइज नंबर 2.4 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका 10th जो पार्ट है इधर से स्टार्ट करेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है कि बी प्लस सी, क्यू प्लस आर, वाई प्लस जेड, सी प्लस ए, आर प्लस पी, जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी, पी प्लस क्यू, एक्स प्लस वाई, इस सारे का डिटर्मिनेंट या मॉड ये किसके इक्वल है? टू इन टू, फिर ये मॉड के अंदर लिखा हुआ है ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड, यानी कि इसके मॉड के इक्वल आपने प्रूव करना है और साथ क्या लिखा होना चाहिए? टू। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे? सबसे पहले जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको एक दफा दोबारा लिख लेंगे। उसके बाद हमने इधर एक काम करना है कि ये जो हमारे पास ये जो रो टू है और रो थ्री है, इन दोनों को पहले हमने ना ऐड करना है। रो टू और रो थ्री को ऐड करके इन दोनों रोज को ऐड करना है और उसके बाद इसको हम जो आर वन है इसके अंदर ऐड कर देंगे, यानी कि जो चेंजिंग करनी है वो पहली रो में करनी है। तो अब ये लिखा है ना सी प्लस ए प्लस बी, जब इसको हम इसके अंदर ऐड करेंगे ना, ये देखें बी प्लस सी, अब सी प्लस ए और उसके बाद ए प्लस बी। तो इसको ऐड करने से क्या होगा? ये ए दो बार लिखा हुआ है, ये बन जाएगा टू ए। फिर ये बी टू टाइम्स लिखा हुआ है, इसको लिखेंगे टू बी। फिर ये सी भी टू टाइम्स लिखा हुआ है, ये बन जाएगा टू सी। तो ये हमारे पास ना इस तरह आ जाएगा टू ए प्लस टू बी प्लस टू सी। इसी तरह जब ये दोनों रोज को हम ऐड करेंगे और फिर इसके अंदर ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास टू क्यू, टू आर और टू पी, यानी कि ये हमारे पास चीज आ जाएगी टू पी और प्लस टू क्यू प्लस टू आर। इसी तरह इनको हमने इन दोनों को पहले ऐड करना है। ऐड करने के बाद इस रो के अंदर इसको दोबारा ऐड कर देंगे, क्योंकि ये साइड पर बताया हुआ है कि पहले आर टू और आर थ्री को ऐड करें और उसके बाद इसको आर वन के अंदर ऐड कर दें। तो ये भी इसी तरह टू एक्स, टू वाई और टू जेड हमारे पास आ जाएगा। अब हम ना इसमें से टू कॉमन ले सकते हैं। मसलन ये जो चीज लिखी हुई है ना, इसमें से अगर हम चाहें तो टू कॉमन लेंगे, पीछे क्या बचेगा? ए प्लस बी प्लस सी। तो इस जगह पर ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, या तीनों में से टू टू और ये वाला टू बाहर कॉमन आ जाएगा। कॉमन लेने के बाद इसको भी हमने ना बाहर निकाल लेना। तो यहाँ पीछे पी क्यू, पी प्लस क्यू प्लस आर बचेगा। इसी तरह एक्स प्लस वाई प्लस जेड इस जगह पर आ जाएगा और टू बाहर आ जाएगा। असल में ये टू ना सबके साथ लिखा हुआ था, इन तमाम टर्म्स के ना शुरू में ये टू टू लिखा हुआ था। तो हम किसी एक रो से ना टू को कॉमन निकाल सकते हैं। तो इस तरह ना ये टू बाहर आया है और इधर से ये फिर टू जो है ना ये खत्म हो जाता है। अच्छा, बाकी जो रोज है ना ये आर टू और आर थ्री, इसको सेम इसी तरह हमने लिख देना। अच्छा, अब हम इसको मजीद अगर सॉल्व करना चाहें ना, तो ये कर सकते हैं कि इसको इसके अंदर माइनस करें, यानी कि आर टू माइनस आर वन करें। कि आर टू जो है इसको आप पहले लिख लें। ये क्या लिखा हुआ है? सी प्लस ए, फिर लिखे माइनस और फिर लिखे आर वन। आर वन क्या? ए प्लस बी प्लस सी। अब जिस टाइम हम इसको ओपन करेंगे ना, तो ये हमारे पास आएगा माइनस ए माइनस बी और माइनस सी। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, उसके बाद ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, पीछे बचेगा माइनस बी। तो इस जगह पर क्या आ जाएगा? माइनस बी आ जाएगा। इसी तरह इन दोनों को जब हमने ऐड करना है, तो ये पी और ये वाला पी ये कैंसिल हो जाएगा और ये वाला आर और ये वाला आर कैंसिल हो जाएगा। पीछे ये जो क्यू है ना ये माइनस में आएगा। जिस तरह ये वाला ब्रैकेट में जो माइनस है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, वो अंदर वाले साइन चेंज करता है, और जिस तरह ये माइनस बी बना ना, इस तरह ये माइनस क्यू बन जाएगा। इसी तरह इसको हमने सॉल्व करना, तो ये हमारे पास माइनस वाई आ जाएगा। तो एक बार तो ये काम करना, दूसरी बार ना जो इससे नीचे वाली रो है आर थ्री, उसमें भी यही काम करना, आर थ्री माइनस आर वन कर लेना। तो अब ये हमारे पास आर थ्री, इसके अंदर हमने चेंजिंग करनी है ना, इसको पहले नंबर पर लिखते हैं ए प्लस बी, फिर ये माइनस लिखा, फिर आर वन लिख लिया ए प्लस बी प्लस सी। फिर जिस टाइम हम ब्रैकेट ओपन करेंगे ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी और माइनस सी, तो यहाँ से ये वाली चीजें कैंसिल हो जाएंगी, सिर्फ माइनस सी इस जगह पर बचेगा। इसी तरह इधर माइनस आर और इधर माइनस जेड आ जाएगा। तो सेम वही पीछे वाले जो मेथड है ना उसी ही हमने इस्तेमाल किया। अच्छा, अब इधर हम एक काम कर सकते हैं, वो काम ये कर सकते हैं, यहाँ से ना माइनस कॉमन ले सकते हैं, इस रो में से भी और इस रो में से भी। तो एक बार माइनस कॉमन लेने से पहले ना ये जो आर वन है ना इसको भी थोड़ा सा ना चेंज करते हैं।
अब हमने ये जो दोनों R2 और R3 है ना, इसको हमने दोबारा R1 में ऐड कर देना। तो ये क्या होगा, -b। तो ये -b और +b कैंसिल हो जाएंगे, -c और +c कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा, a बच जाएगा। इसी तरह -q +q -r और +r ये कैंसिल हो जाएगा, इधर p बच जाएगा। इसी तरह ये y और ये -y -z और +z ये कैंसिल होकर इधर ना x बच जाएगा। अच्छा, अब इसमें से ना हमने कॉमन लेना है -1। तो इस रो में से, यानी कि R2 जो रो है, इसमें से भी -1 कॉमन लेना है, और R3 में से भी हमने -1 कॉमन लेना है। तो ये अंदर वाले साइन ना चेंज हो जाएंगे। अब ये हमारे पास ना माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो ये आ जाएगा जी +1। अब +1 जब 2 से मल्टीप्लाई होना है तो 2 आ जाएगा, बाकी यही चीज आ जाएगी। अच्छा, यही चीज हमने ना प्रूव करनी थी। इधर मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन में यही लिखा हुआ था APX। इसे मैं मजीद आपको छोटा करके दिखा देता हूँ ताकि ना ये सही नजर आ जाए। ये देखें, APX BQY CRZ, यही चीज सेम इधर लिखी हुई है। तो इसको हमने किस तरह सॉल्व किया, सबसे पहले हमने ये जो R2 और R3 था, इन दोनों को ऐड करके R1 में ऐड किया। फिर यहाँ से 2 को बाहर कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद ये जो ऊपर वाली R1 थी, इसको हमने R2 में से माइनस किया। फिर R3 में से R1 को माइनस किया। फिर ये दोनों ऐड करके ऊपर लेकर गए हैं। फिर इनकी कटिंग होगी, ऊपर ये चीज आ गई, और निचली दोनों रोज जो है, रो 2 और रो 3, इसमें से -1 कॉमन लिया। तो वो माइनस माइनस प्लस हो गए, और बाकी ये जो हमारे पास है, ये वाली साइड है जो इधर हमने देख कर बनानी थी, वो हमने बना लिया। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो 10th पार्ट है, इसने सॉल्व होना था। इसमें अगर कोई बात पूछनी है तो बताएं। हाँ जी, इसमें कोई मसला तो नहीं है। सर आगे दिखा देंगे वो। ये वाला क्वेश्चन दोबारा दिखाऊं या इससे अगला क्वेश्चन। ये इसका आंसर क्या है? इसका आंसर जो है ना, ये आ जाएगा, ये 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो ये कितना आ जाएगा, 2। और बाकी यही चीज आ जाएगी, APX, फिर BQY, और इस जगह पर क्या आ जाएगा, CR और Z। तो यही चीज इस जगह पर लिखी हुई है, यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है। तो इससे आगे अगर हम देखें ना, इस जगह पर यही इसका आंसर है। हाँ जी, ठीक ठीक है। है। अच्छा, ये क्वेश्चन ना दो तरीकों से हल हुआ है। तो बस एक तरीका ही ठीक है, बजाय ये कि दो तरीके हैं उससे फिर इसके दो हिस्से करने पड़ेंगे, फिर सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसका एक ही मेथड जो है ना, वही काफी है। तो इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, उसे अब समझते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये अब पहले क्वेश्चन से जरा मुख्तलिफ है। अब इसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि जो A B का मॉड होता है, इसको हम अलग-अलग भी लिख सकते हैं। मसलन A B का मॉड हो तो इसको हम यूं ए का मॉड भी लिख सकते हैं, और बी का मॉड भी लिखा जा सकता है। एक तो उन्होंने ये बात बता दी, और उसके बाद उन्होंने ये बताया कि जो ए इनवर्स होता है, ये बराबर होता है 1/बाय ए का मॉड। यानी कि दूसरे नंबर पर उन्होंने ये बात बताई है कि जो ए इनवर्स है, ये किस चीज के बराबर है, इसके मॉड की बात हो रही है, ठीक है। ये 1/ए के मॉड के इक्वल होता है। अगर खाली हो ना ए इनवर्स, सिर्फ ए इनवर्स लिखा हो, इसके साथ मॉड ना लिखा हो, फिर ये होता है 1/ए का मॉड, और इधर लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये इस तरीके से लिखा जाता है, ए इनवर्स। और अगर ए इनवर्स का मॉड हो तो उसको किस तरह लिखते हैं, 1/ए का मॉड। और एक ये बात, यानी कि ये 3 पॉइंट्स जो है ना, ये आपने याद रखने हैं। ये क्वेश्चन के अंदर अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं, उनमें ये वाली चीजें ना इस्तेमाल होनी है। उन्होंने कहा कि A B का मॉड ये बराबर होता है ए का मॉड इंटू बी का मॉड। फिर ए इनवर्स का मॉड बराबर है 1/ए का मॉड। देन फॉर अ स्केयर मैट्रिक्स, फिर हमारे पास एक स्केयर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है, 3/3। इसके अंदर 3 रोज है और 3 कॉलम है। फिर हमने ये चीज प्रूव करनी है कि एडजॉइंट ए, जो एडजॉइंट ए है, ये किसके बराबर होता है, ए के मॉड के स्केयर के बराबर होता है। इस चीज को हमने प्रूव करना है। ये जो चीज इधर लिखी हुई ना, एडजॉइंट ऑफ ए, जो एडजॉइंट ऑफ ए का मॉड लिया जाए वो ए के मॉड के स्केयर के बराबर होता है। इस चीज को हमने ना प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को जो स्टार्ट करेंगे वो इधर से करेंगे कि ए का इनवर्स किसके बराबर होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का मॉड। ये जो इस जगह पर ये मैंने आपको बताया, ये आपने 9th क्लास में भी चीज पढ़ी होगी कि ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट
ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का मॉड। अब ये जो ए का मॉड इधर डिवाइड हो रहा है ना, इस साइड पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ए इनवर्स इंटू ए का मॉड, ए इनवर्स इंटू ए का मॉड। और इस साइड पर क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए, या खाली एडजॉइंट ए लिख लें, जिसको मर्जी आप राइट साइड पर लिखें या लेफ्ट साइड पर लिख लें। तो ये हमने ना एक चीज बना ली है। अब इसको हमने ना मजीद सॉल्व करना है। तो इसको एक दफा इस जगह पर हमने लिखा है। अब ये इस तरह लिखा हुआ था, एडजॉइंट ए, और साथ इधर क्या लिखा हुआ था, ए इनवर्स इंटू ए का मॉड, ये चीज जो नीचे लिखी हुई थी। अब हमने ना दोनों साइडों पर मल्टीप्लाई कर देना ए से। इसके शुरू में भी ए लिख दिया, और इसके शुरू में भी क्या लिख दिया, ए लिख दिया। अब ये ए और ए इनवर्स बन गया। ए और ए इनवर्स किसके बराबर होता है, आई के इक्वल होता है, ये हमें पता होना चाहिए। ए और ए इनवर्स ये किसके बराबर होता है, आई के इक्वल होता है। अब ये जो आई है ना, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको हमने 3x3 का बनाना है, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में बताया होगा कि 3x3 का मैट्रिक्स है। तो इधर हम लिख लेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी कि डायगोनल के अंदर हमने 1 1 लिखना होता है, और ऊपर नीचे ना जीरो लिख लेना होता है। तो इसको हमने इस तरीके से लिख लिया। अच्छा, अब इसका हमने मॉड लेते हैं। तो ये वाला अगर आप इस जगह पर देखें ना, इधर ब्रैकेट्स जो है ना वो मैट्रिक्स वाली ब्रैकेट्स हैं, यानी कि जिस तरह स्क्वायर ब्रैकेट होती है ना, ये लिखी बनी हुई है। अब जिस टाइम हमने इसका लेना है ना, डिटर्मिनेंट लेना है या मॉड लेना है, तो इधर भी दो लाइनें सीधी आ जाएंगी, और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये किस में चेंज हो जाएगी, मॉड के अंदर ये चेंज हो जाएगी, और बाकी ये इसी तरह नीचे आ जाएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन में उन्होंने ये भी बात बताई थी कि जिस तरह होता है ना ए बी का मॉड, ए बी के मॉड को हम क्या लिख सकते हैं, ए का मॉड और बी का मॉड। तो इस तरीके से इसको ना लिखा जा सकता है। अब ये देखें, ये जो ए है ना, इसका मॉड अलहदा लिख लिया, एडजॉइंट ए का मॉड अलहदा लिख लिया। इसको ना दो बार हमने ना, यानी कि एक मॉड के दो मॉड हमने बना लिए। तो ये उन्होंने क्वेश्चन में बताया हुआ है कि इसको हम इस तरह अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो है ना ए का मॉड, इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई करना है। ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ए का मॉड इधर आ जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा, ये वाला भी 0 इधर आ जाएगा। अब जिस जिस जगह पर 1 1 1 लिखा है ना, इधर क्या आ जाएगा, ए का मॉड, ए का मॉड और ए का मॉड। अब ना इस चीज को हम यूं लिख सकते हैं, ए के मॉड का क्यूब, यानी कि ये जो डायगोनल में अगर सेम चीज लिखी हो ना, और जितनी बार लिखी हो, तो उसकी ना पावर हम कितनी लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं। एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड ये होता है, अब ये देखें, ये पहली रो है ना, पहली रो में से एक बार हम ए का मॉड निकाल, फिर जो दूसरी रो है इसमें से दोबारा हम ए का मॉड निकालेंगे, तीसरी रो में से भी ए का मॉड निकालेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ए के मॉड का क्यूब बन जाएगा। तो इसको यूं भी लिखा जा सकता है, या ये डायगोनल में अगर सेम चीज लिखी हो और जितनी बार लिखी हो ना उतनी उसकी पावर लिख देते हैं, और ऊपर नीचे क्या हो, 0 हो। तो इस तरीके से ना इसको हमने लिख लिया। अच्छा, अब ये जो ए का मॉड इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा। अब ऊपर 3 है और नीचे 1 है, तो ये एक जो है ना, इस 3 को खत्म करके ऊपर कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। इस तरह ये जो एडजॉइंट ए है, ये किसके इक्वल आ गया, ए के मॉड के स्क्वायर के इक्वल आ गया। तो इस तरह ना ये क्वेश्चन ने सॉल्व होना था। तो इस क्वेश्चन को आप देख लें, अगर इसमें कोई बात पूछनी है तो मुझे बताएं, फिर मैं आपको ना समझा देता हूँ। तो ये आसान ही क्वेश्चन है, इतना इसके अंदर ना मुश्किल कोई चीज़ नहीं है। हाँ जी, इसमें कोई अगर बात पूछने वाली है तो बताएं। नहीं। अच्छा, बस एक दफा वो लिख के ना, या मैं आपको थोड़ा सा ऊपर हाँ साफ जी। दिखा देता हूँ। यानी कि ए इनवर्स बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाई ए का मॉड एडजॉइंट ऑफ ए। अब ये चीज इधर डिवाइड हो रही है, तो इधर आके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, ए इनवर्स इंटू ए का मॉड एडजॉइंट ऑफ ए। तो उसके बाद हमने क्या किया, दोनों तरफ ए को मल्टीप्लाई किया। फिर ये जो ए और ए इनवर्स आई के बराबर होता है, फिर हमने क्या किया, आई की जगह पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है ना वो लिख लिया। फिर ये इसका हमने मॉड ले लिया, फिर ये दो टर्म्स थी इनको अलहदा अलहदा लिख लिया। और फिर ये जो ए का मॉड है, इसको अंदर वाले जो डिटर्मिनेंट है उसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और 1 1 की जगह पर ये चीजें आ गई। अगर इसको कॉमन निकालें तो ए का क्यूब आ जाता है। इधर ये दो टर्म्स का मॉड था, इनको अलहदा अलहदा लिख कर उनका मॉड बनाया। ये ए मल्टीप्लाई और ए का मॉड इधर आके डिवाइड होगा, कटिंग होगी, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व होना था। अच्छा, अब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का, ये 12th पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि इफ ए इज अ मैट्रिक्स है, हमारे पास ए जो है ना वो मैट्रिक्स है,
और इसका ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 3 का, यानी कि 3 रोज है और 3 कॉलम है। और वो ये कह रहे हैं कि जो अर्जॉइंट ऑफ ए है उसकी उन्होंने वैल्यू बता दी है। अर्जॉइंट ऑफ ए किसके बराबर है, 64 के वो इक्वल है। अर्जॉइंट ऑफ ए की भी उन्होंने वैल्यू बता दी। और फिर वो कह रहे हैं कि ये जो ए इनवर्स है ना, इसकी वैल्यू फाइंड करें, यानी कि ए इनवर्स किसके इक्वल होगा। अब ना हमारे पास ये फार्मूला होता है कि अभी जिस तरह हमने ऊपर ये सॉल्व किया ना, अर्जॉइंट ऑफ ए ये किसके बराबर है, इधर पावर 2 लिखी हुई है ना, तो ये 3 - 1। तो जितना इसका ऑर्डर होता है ना, उतने उसमें से ना इधर वो पुट करना होता है। अब पिछले क्वेश्चन में ऑर्डर कितना था, 3 था। तो हमने इधर अगर ए का जो मॉड है इसकी पावर हम 3 - 1 लिखें, तो ए के मॉड पावर कितनी आ गई थी, 2 आई थी। ये इस जगह पर अगर आप देखें, तो पिछले क्वेश्चन में भी जो 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स था, इस वजह से ए के स्केयर के बराबर आंसर आया था। तो अर्जॉइंट ऑफ ए जो है वो किसके बराबर होता है, ए का मॉड और उसकी पावर n - 1। ये फार्मूला, इसको आपने ना याद रखना है। अगर ये होता है ना 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स, तो इधर हमने लिखना था 4 - 1, तो फिर इधर ए के मॉड की जो पावर है ना वो कितनी आनी थी, 3 आनी थी। तो अब क्वेश्चन में उन्होंने बताया हुआ है ये 3 क्रॉस 3 है, तो एन को हमने क्या पुट कर देना है, 3 पुट कर देना है। तो एन को अगर हम 3 पुट करें तो इधर 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ए अर्जॉइंट ए के मॉड की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, वो कितनी दी हुई है, 64। अब हमने ना ऊपर से पावर इसकी खत्म करनी है, स्केयर खत्म करना है, तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्केयर रूट लेना पड़ेगा। तो फिर ये स्केयर रूट और स्केयर कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा, ए का मॉड। और 64 का स्केयर रूट लें तो वो कितना आता है, +- 8 आता है। अच्छा, उसके बाद ये फार्मूला होता है कि जो ए का इनवर्स है वो किसके बराबर है, 1/ए का मॉड। ये ऊपर भी मैंने आपको ना ये बताया था कि इसको याद रखना है, इस फार्मूले को, बल्कि इसके नीचे ये लिखा हुआ है, दूसरे पेज के नीचे इस जगह पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये ए का इनवर्स किसके बराबर है, 1/ए का मॉड। तो इसको ना याद रखना था। अच्छा, तो ये हमने ना अब इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। अब ए इनवर्स बराबर होता है 1/ए का मॉड। अब ए के मॉड की वैल्यू कितनी आई है, +- 8। तो इधर हम +- 8 लिख देंगे। अब ये जो प्लस माइनस होता है ना, इसको बेशक आप दरमियान में लिख लें, या ऊपर वाली टर्म के साथ लिख लें, या नीचे वाली टर्म के साथ लिख लें। इसको यूं भी लिखा जा सकता था, +- 1/8। पहले आपने नीचे ही पुट करना है, क्योंकि ये ए के मॉड की वैल्यू है। बाद में बेशक दरमियान में लिखे ऊपर लिखे उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास ना ए इनवर्स का आंसर आ गया। तो ये भी आसान ही क्वेश्चन है, इसके अंदर इतनी कोई मुश्किल चीज नहीं है। तो इसमें अगर कोई बात पूछनी है तो मुझे बताएं, ठीक है। इसमें अगर कोई समझ नहीं आई है तो, हाँ जी, इसमें कोई मसला तो नहीं है। नहीं। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट, लेकिन इसमें जी जी, ये सर इसमें 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यों करती है ये, लास्ट में? अच्छा ये मैं आपको बताता हूँ। देखें, मैंने आपको ये बताया है, अगर लिखा हो ना ए इनवर्स, क्या लिखा हो, ए इनवर्स, तो ये बराबर होता है 1/ए का मॉड एडजॉइंट ऑफ ए। अच्छा, अगर लिखा हो ना ए इनवर्स का मॉड, ए इनवर्स का मॉड, तो वो किसके इक्वल होता है, 1/ए का मॉड। ये अलहदा फार्मूला, ये अलहदा फार्मूला। तो अब हमने क्वेश्चन में क्या निकालना था, ए इनवर्स का मॉड निकालना था। ए इनवर्स का मॉड निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत थी, ए के मॉड की जरूरत थी। किसकी जरूरत थी, ए के मॉड की जरूरत थी। तो अब ए का मॉड हमने किस तरह निकाला, ये हमने ना एक फार्मूला लिखा कि एडजॉइंट ए ये किसके बराबर होता है, ए के मॉड की पावर n - 1 की इक्वल होता है, ये याद रखना है। अच्छा, अब इसमें ना क्योंकि ये 3 क्रॉस 3 एक का मैट्रिक्स है, तो इसका ऑर्डर 3 है। तो एन की जगह हमने 3 पुट किया, जब 3 में से 1 को निकालेंगे इधर 2 आएगा। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्वेश्चन में ये ऊपर दी हुई है 64, वो इधर पुट करेंगे। फिर इसका हम स्केयर रूट लेंगे, वहां से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए के मॉड की वैल्यू आ जाएगी। तो फिर ये हमने फार्मूला लिखा, फार्मूला लिख कर जहां पर ए का मॉड लिखा हुआ है ना, उधर हमने क्या लिख दिया, +- 8 लिख दिया। तो ये हमारे पास ना इस तरीके से ना ए इनवर्स का आंसर आ गया। हाँ जी, ये क्लियर हुआ या इसमें मजीद पूछना। जी। अच्छा, क्लियर है। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, इसे देखते हैं। तो इसके अंदर वो ये कह रहे हैं
कि इफ ए बी सी आर रियल नंबर, ये जो ए बी सी है ना ये रियल नंबर है, फिर आपने ये चीज प्रूव करनी है कि ये जो 9 टर्म्स हैं, मसलन ये हमारे पास 9 वैल्यूज लिखी हुई हैं, ये तमाम वैल्यूज किसके इक्वल हैं जी, जीरो के इक्वल आ जाती हैं। इस चीज को हमने प्रूव करना है। इसका जो डिटर्मिनेंट लें तो वो किसके इक्वल आता है जी, जीरो के इक्वल आता है। तो फिर शो डैट, फिर आपने ये चीज भी शो करनी है कि ए प्लस बी प्लस सी ये जीरो के इक्वल है, या ए ये बराबर है बी के और बी किसके बराबर है, सी के बराबर है। तो ये वाली बात भी ना साथ हमने शो करनी है। तो ये ऊपर चीज दी हुई है, इधर से हम स्टार्ट करेंगे और बाद में ना इन चीजों को भी हम प्रूव करेंगे। तो एक दफे ही हमने क्वेश्चन को दोबारा लिखा, फिर हमने क्या किया कि R1 प्लस R2 और प्लस R3 कर दिया। इसका मतलब ये है कि R1 के अंदर चेंजिंग होगी, इन दोनों को ऐड करके ना R1 के अंदर ऐड कर देंगे। तो ये वाली जब दोनों चीजें इसमें ऐड होंगी तो ये बी और बी, 2B हो जाएगा, फिर ये 2A हो जाएगा और 2C हो जाएगा। इस तरह ये चीज आ जाएगी। एक पिछले क्वेश्चन में भी इसी तरह हमने किया था। तो ये तमाम की तमाम जो वैल्यूज है ना R2 और R3, इसको हमने क्या किया, R1 के अंदर ऐड कर दिया। तो ये हमारे पास ना वैल्यूज आ गई। अब इधर से हम ना कॉमन ले सकते हैं। तो अगर हम इधर से कॉमन लेना चाहें तो 2A प्लस 2B प्लस 2C, ये चीज क्या आ जाएगी, कॉमन आ जाएगी। तो ये इस जगह पर आ गई। अब ऊपर हमारे पास क्या बचेगा, जब पूरी की पूरी टर्म कॉमन आ जाए तो इस जगह पर ना 1 1 और 1 बच जाता है। तो इस जगह पर 1 1 1 आ गया पहली रो में, और बाकी ये चीज क्या आ गई, कॉमन आ गई। अब हमने क्या करना होता है, अगर एक पूरी लाइन जो है ना कम सेम आ जाए ना, 1 1 आ जाए, तो फिर मैंने आपको बताया था, फिर C2 माइनस C1 करते हैं, फिर C3 माइनस C1 करते हैं, ताकि ये वाली दो टर्म्स ना जीरो हो जाएं। तो इसको हम 1 से खत्म करके ना जीरो बनाना चाहते हैं। लेकिन अगर ऊपर से नीचे को चीजें जीरो आ जाएं, यानी कि ऊपर से नीचे वाली साइड पर अगर हमारे पास टर्म्स क्या आ जाएं, जीरो आ जाएं, तो फिर ना हमने वो R2 माइनस R1 करना होता है। ये थोड़ा सा ऊपर आ गया, इसको मैं जरा ना नीचे ले जा। तो अभी इसको समझते हैं। अच्छा, तो इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, C2 माइनस C1 करना पड़ेगा, C3 माइनस C1 करना पड़ेगा। तो इसको हम इस साइड पर सॉल्व कर लेते हैं। ये मैं C2 माइनस C1 करता हूँ, ये C2 माइनस C1 किया। ये C2 की वैल्यू कितनी है, 1, फिर A प्लस बी, और फिर क्या लिखा हुआ है, B प्लस सी। फिर आगे लिखते हैं माइनस माइनस माइनस, फिर C1 की वैल्यू लिखते हैं इधर से देखकर। तो इधर 1 है, इधर है जी C प्लस ए है ना, वो C माइनस ए हो जाएगा। और ये A प्लस बी है, ये A माइनस बी हो जाएगा। अब इसके अंदर हम देखें तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और माइनस बी और प्लस बी कैंसिल हो जाएगा। तो इधर क्या आएगा, बी माइनस सी, सी माइनस ए, और इन दोनों ने कैंसिल होकर जीरो आ जाना है। ये आ गया जी जीरो, बी माइनस सी और सी माइनस ए। तो इसी तरह हमने ना C3 को सॉल्व करना है। अच्छा, उससे फायदा ये होगा कि ये वाली चीज और ये वाली चीज खत्म हो जाएगी, यानी कि यहाँ से और यहाँ से खत्म हो जाएगा, सिर्फ ये वाली चीज हमारे पास बचेगी। तो इसको हम लिखेंगे 1, ये वाला 1, और बाकी इस चीज को हमने इधर लिख लिया। और ये जो सारी चीज है ना, हम कहेंगे ये किसके बराबर है, जीरो के बराबर है, क्योंकि ये जो शुरू में चीज है ना, या तो ये चीज जीरो के बराबर है, या ये वाली सारी चीज किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। तो एक तो इसको हमने जीरो के बराबर पुट किया, तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर आके डिवाइड होगा। तो फिर A प्लस बी प्लस सी ये किसके बराबर आ जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। इसी चीज को ना हमने प्रूव करना था। एक तो ये चीज प्रूव हो गई है। दूसरे नंबर पर ये जो वैल्यू हमारे पास लिखी हुई है ना, इस चीज को हमने क्या करना है, जीरो के इक्वल रखना है। अब ये डिटर्मिनेंट की लाइन नहीं है, ये वैसे इन्होंने ना इसके दो हिस्से किए हुए हैं। अब इसको हमने ना क्या करना है जी, सॉल्व करना है। इस जगह पर इसका हम डिटर्मिनेंट खोलेंगे। तो डिटर्मिनेंट किस तरह ओपन होगा कि ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी। तो ये इस जगह पर हमने मल्टीप्लाई कर दी, फिर हम लिखेंगे माइनस, फिर ये वाली जो तो 2 टर्म्स है ना, इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करना। तो ये इस जगह पर लिख दी। अब इन्हें अंदर मल्टीप्लाई करके देखते हैं। बी को आपने सी से मल्टीप्लाई किया, बी सी आ गया, बी को फिर आपने डी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो बन जाएगा बी डी। तो इस जगह पर इन्होंने कहीं आगे ना लिखा होगा, तो इन्होंने मेरे ख्याल से इस जगह पर कुछ सही तरीके से नहीं लिखा है, क्योंकि ये बी माइनस सी है, ये सी माइनस बी है। इस जगह पर क्या आना है, बी आना है, वो गलती से ना डी लिखा हुआ है।
तो ये देखें सी माइनस बी है, तो इधर क्या आ जाएगा, सी माइनस बी। इस जगह पर ना ये गलती है इसकी, आपने करेक्शन कर लेनी है। बी ने बी से मल्टीप्लाई होना, बी स्केयर हो जाना, सी ने सी से मल्टीप्लाई होना, सी स्केयर, सी ने बी से मल्टीप्लाई होना, तो बी सी, और माइनस माइनस प्लस। इसी तरह ये वाला माइनस बाहर रहने देते हैं, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे बी सी, फिर ये आ जाएगा माइनस बी ए, ये माइनस ए सी, और माइनस माइनस प्लस ए स्केयर। उसके बाद ये जो माइनस है इसको हम ओपन करेंगे तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, ये जो माइनस है ये चेंज हो जाएगा प्लस में, ये वाला भी माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में, और ये प्लस चेंज हो जाएगा माइनस में। अब इसकी हमने कटिंग करनी है, जो चीजें कटती हैं वो काट देते हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद ये माइनस ए स्केयर, ये शुरू में लिखा, ये माइनस बी स्केयर आ गया, ये माइनस सी स्केयर आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या है, ये इसको ए बी लिख सकते हैं, ये बी सी, और ये क्या है जी, सी है। ये इस तरह हमने लिख लिया। अब यहां से ना हम माइनस वन कॉमन ले लेंगे। जब माइनस वन कॉमन लेंगे तो ये तीन टर्म्स प्लस की बन जाएंगी, और ये वाली तीन टर्म्स माइनस की बन जाएंगी। ये माइनस वन इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, फिर ये सारी चीज किसके इक्वल हो जाएगी, जीरो के इक्वल हो जाएगी। तो अब इसको हम मजीद ना एक काम करेंगे, इसको हम टू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों साइड पर, तो इसने भी टू से मल्टीप्लाई होना है, नेक्स्ट स्टेप में इसने जीरो हो जाना है। तो बाकी ये इसको हमने ना टू से मल्टीप्लाई किया, टू से मल्टीप्लाई करने से इन तमाम टर्म्स के साथ टू आ गया। अब ये इसको भी हम टू टाइम्स लिख लेंगे, इसको भी हम टू टाइम्स लिखेंगे, और इसको भी हम टू टाइम्स लिख लेंगे। अब यहां से ना हम फार्मूला बनाते हैं, वो किस तरीके से, ये देखें, ए स्केयर बी स्केयर, और फिर हम लिख लेंगे माइनस टू ए बी, ये इस जगह पर लिख लिया। फिर हम लिखेंगे बी स्केयर सी स्केयर और माइनस टू ए सी, ये इस जगह पर आ जाएगा। बाकी ए स्केयर प्लस सी स्केयर, और ये इस जगह पर नहीं, ये वाली टर्म इस जगह पर आनी थी, और ये जो माइनस सी है वो इस जगह पर आ जाएगा। अब ये ना फार्मूला क्लोज हो रहा है, इस जगह पर अगर हम देखें तो ये फार्मूला बन रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये फार्मूला किसका क्लोज होता है, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ये सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से ना ये होल स्क्वायर बन सकते हैं। अच्छा, अब ये सारी चीज जीरो की इक्वल है, तो ये सिर्फ उसी वक्त पॉसिबल है जिस टाइम या तो ये चीज भी जीरो के इक्वल हो, ये चीज भी जीरो के इक्वल हो, और ये वाली चीज भी जीरो के इक्वल हो। तो इसके ऊपर स्केयर है वो लिखे ना लिखें, क्योंकि इसका अगर स्केयर भी हम लिख लेना तो अगले स्टेप में उसने जीरो हो जाना होता है, यानी कि ए माइनस बी किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। फिर ए माइनस बी है तो दूसरी तरफ जाकर प्लस बी हो जाएगा, तो ए बी के बराबर है। इसी तरह बी माइनस सी का स्केयर है, तो ये बी माइनस सी इक्वल टू जीरो, ये माइनस सी इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस सी। तो बी बराबर आ जाएगा सी के, और इसी तरह सी बराबर आ जाएगा ए के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह ना ये हमने जो दूसरी जो वैल्यूज है ना वो भी हमने फाइंड की हैं, ए और बी बराबर हैं, बी और सी बराबर हैं, सी और ए बराबर हैं। तो ऊपर हम क्वेश्चन में देखते हैं कि हमने क्या क्या प्रूव करना था। तो इधर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक दफा हम क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। फिर ये देखें, ये चीज आ गई ना, ये भी हमने प्रूव किया, ए प्लस बी प्लस सी ये किसके इक्वल है जी, जीरो के इक्वल है, ये हमने प्रूव कर लिया था। उसके बाद ये हमने जिस टाइम लिखा है ना, ए बराबर है बी के, और बी बराबर है सी के, और सी बराबर है ए के, इन तीनों चीजों को अगर हम इकट्ठा मिला के लिखे ना तो यूं लिखेंगे ए बराबर बी और बी बराबर सी। तो ये भी चीज जो है ना ये प्रूव हो गई है। तो इस तरह ना ये जो एक्सरसाइज है इसके अंदर यही सवाल थे, ये हमने तमाम जो क्वेश्चंस है ना इन्हें सॉल्व कर लिया है। इस क्वेश्चन में अगर आपने कोई बात पूछनी है तो मुझे बताएं, वो फिर मैं आपको समझा देता हूँ। नहीं तो ये आसान ही है क्वेश्चन, इतनी इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एक बार क्वेश्चन हमने लिखा, फिर ये R1 के अंदर R2 और R3 को ऐड करके R1 में लिखा। फिर यहाँ से ये जो रो है इसको हमने कॉमन निकाल लिया, पहली रो में तमाम चीज़ें सेम थी। फिर ये जब बाहर कॉमन निकाला, यहाँ से टू भी बाहर कॉमन निकाल लिया इसमें से। फिर ये सारी चीज़ को जीरो के इक्वल रखा, तो वहां से ए प्लस बी प्लस सी जीरो के इक्वल आ गया। फिर ये जो डिटर्मिनेंट है इसको भी हमने ना जीरो के इक्वल रख लिया इस जगह पर, तो इसको भी हमने जीरो के इक्वल रखा। फिर इसकी ना हमने वो जो रो थी, यानी कि ये जो कॉलम था, पूरे कॉलम में ना पहली रो के अंदर वन 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 लिखा हुआ था, तो फिर ये वाली जगह और ये वाली जगह को जीरो बनाने के लिए हमने C2 माइनस C1 किया और C3 माइनस C1 किया।
फिर ये जो 9 वैल्यू से ये क्वेश्चन चेंज हो गया 4 वैल्यूज के अंदर। फिर इसका हमने डिटर्मिनेंट ओपन किया। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने दोबारा एक दफा ना मल्टीप्लाई किया था, इधर हमने दोबारा इसको इस जगह पर ना मल्टीप्लाई, ये हमारे पास आंसर जो आया था ना, इस आंसर को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। फिर इसको हमने 2 टाइम्स लिख कर ये फार्मूले की शेप बनाई, a - b का होल स्क्वायर, b - c का होल स्क्वायर और c - a का होल स्क्वायर। फिर कहा ये उसी टाइम पॉसिबल है जब ये चीज 0 के बराबर हो, ये वाली चीज भी 0 के बराबर हो और ये वाली चीज भी 0 के बराबर हो। वहां से हमारे पास आ गया a बराबर b के और b बराबर c के और c बराबर a के है। फिर लास्ट के ऊपर हम यूं लिख देंगे कि a बराबर b बराबर c, और ये चीज क्या होगी जी, प्रूव्ड होगी। तो इस तरह ये जो क्वेश्चन थे इन्होंने सॉल्व होना था। हाँ जी, इससे कोई अगर बात पूछनी है तो बताएं। एंड पे जो स्क्वायर था उसको स्क्वायर रूट से किया है सर? हाँ जी, उसके ऊपर ना स्केयर रूट ले लेते हैं, ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो ये इसके ऊपर मसलन स्केयर है ना, a - b का स्केयर है। हम कहते हैं कि a - b का जो स्केयर है ये किसके बराबर है जी, 0 के इक्वल है। अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, स्केयर रूट ले लेंगे। तो इधर और इधर स्केयर रूट ले लिया, a - b किसके बराबर आ गया, +- 0 के इक्वल आ गया। +- 0 के साथ कोई भी चीज लिखी हो ना वो वैसे ही 0 होती है, प्लस माइनस बेशक लिखा हो। फिर ये -b जो है इसने दूसरी तरफ जाकर ना +b हो जाना, तो a इक्वल आ जाएगा b के। तो इस तरह इसका आंसर आना है। इसी तरह इसको करेंगे तो इस सेम इसी मेथड से इसने सॉल्व होना है और सेम इसी मेथड से इसने सॉल्व होना है। हाँ जी, कोई और बात पूछनी है तो बताएं। नहीं। अच्छा, ये एक्सरसाइज ना कंप्लीट हो, अब इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज वो अभी स्टार्ट कर दें या बाद में स्टार्ट करनी है। अभी है, तकरीबन 5 मिनट है, उसमें कुछ समझ तो आएगी नहीं, क्वेश्चन भी पूरा नहीं होगा। जी। इसके अंदर चले मैं आपको ना कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ जो आपको अगली ठीक है। एक्सरसाइज में इस्तेमाल होने हैं। ये जिस तरह लिखा है ना एचनल फॉर्म, ये क्या लिखा है, एचनल फॉर्म। इसके अंदर आपने ना करना यूं होगा कि हमारे पास जो मैट्रिक्स के ना इधर मुख्तलिफ नंबर लिखे होंगे, मसलन इस तरीके से कुछ भी लिखा हो सकता है। तो इधर मैं ये अपनी मर्जी से ही ना नंबर कुछ लिख देता हूँ। तो इसके अंदर ना करना ये होता है कि सबसे पहले हमने ये जो नंबर होता है ना इस नंबर को 1 बनाना होता है। यानी कि ये 2 लिखा है ना इस जगह पर, इस जगह पर जो भी चीज होगी ना उसको हम क्या करेंगे, 1 1 बनाएंगे। तो उसके बाद इसके जो नीचे वाली चीजें हैं ना ये और ये, इसको 0 0 बनाएंगे। ये दो जगह क्या हो जाएंगी, 0। जब ये 1 बन जाएगा, इसके नीचे वाली दो टर्म 0 बन जाएंगी ना, फिर इस टर्म को 1 बनाएंगे। ये 3 लिखा है ना, इस 3 की जगह पर क्या बनाना है, 1 बनाना है। फिर इसके नीचे वाली जो जगह है ना, जो इससे नीचे वाला एलिमेंट होगा उसको हम क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे। फिर इसी तरह अगर इधर कोई और नंबर लिखा हो, मसलन 6 लिखा होता है या कोई और चीज लिखी होती, तो फिर इस नंबर को क्या करना था, 1 बनाना था। ऊपर बेशक कुछ और भी बन जाए उसकी खैर है, लेकिन नीचे जो है ना ये इस तरह करके ना ये काम करना होता है। तो इसको हम कहते हैं, ये क्या है जी, एचनल फॉर्म बना रहे हैं, या इसको हम रिड्यूस एचनल फॉर्म का नाम देते हैं। जिस तरह ये देखें, ये 1 बन गया, ये 1 बन गया, अब इधर ये वैसे ही 0 बन गया। तो अगर 0 ना बनता तो इस जगह पर हमने 1 बनाना था। तो अगर वैसे ही 0 बन जाए तो उसको फिर हम छोड़ देते हैं। तो उसके बाद ना इसके अंदर एक चीज आती है कि इसका रैंक बताएं। यानी कि मैट्रिक्स का आपने क्या बताना है, रैंक बताना है। तो जिस टाइम हम इसकी ये रिड्यूस एचनल फॉर्म बनाते हैं ना, फिर हम देखते हैं कितनी रोज हैं जो नॉन जीरो वाली हैं। तो इस रो के अंदर क्या नॉन जीरो एलिमेंट है, इस रो के अंदर भी कितने नॉन जीरो एलिमेंट है। ये 0 वाली रो है, इसको आपने छोड़ देना है, इस रो को आपने छोड़ देना। आपने देखना है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है। इसकी दो रोज ऐसी हैं जिसके अंदर ना 0 के अलावा भी कुछ नंबर है। एक आधा नंबर 0 भी हो सकता है, लेकिन कम से कम एक नंबर जो है ना नॉन जीरो होना चाहिए। तो इसके अंदर दो रोज ऐसी हैं जो 0 नहीं है, इस वजह से हम कहेंगे इसके जो रैंक है ना वो कितना है, 2 है। तो इनके अंदर ना कुछ क्वेश्चंस आएंगे, उसके अंदर वो कहेंगे कि क्या मालूम करें, रैंक मालूम करें मैट्रिक्स का। तो वो रैंक किस तरीके से निकाला जाता है ये मैं ऊपर आपको ना दिखाता हूँ। अब ये जिस तरह क्वेश्चन है,
इस क्वेश्चन में हमने क्या करना होता है, सबसे पहले इस जगह पर वन बनाना होता है। ये तो पहली वन है इस जगह पर, तो ये तो मसला ही हल हो गया। अच्छा, अब इसके नीचे वाली जगह को जीरो जीरो बनाना है, तो इसको भी हमने जीरो बनाना है और फिर इसको क्या करना है, जीरो बनाना है। ये देखें, ये वाली दो जगह उन्होंने क्या किया जी, जीरो जीरो बना दिया। अब उससे अगला काम मैंने आपको क्या बताया था, ये जो डायगोनल होती है ना, डायगोनल में वन वन बनाना होता है। अब इस थ्री का क्या बनाना है, वन बनाना है। तो फिर इस थ्री को वन बनाएंगे, उससे अगला काम क्या था कि वन के नीचे जीरो बनाना है, वन के नीचे जीरो बनाना है। तो जब हमने इसको जीरो बनाया, ये ऑटोमेटिक ये खुद भी जीरो बन गया। तो ये फिर मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, ये किस तरीके से बनाए जाते हैं, इसको वन किस तरह बनाना है। अब जिस तरह ये थ्री है, थ्री का वन बनाना है, तो इसका मतलब इसको थ्री से डिवाइड कर देंगे इस पूरी रो को, तो ये वन बन जाएगा। ये 15 का क्या बन जाएगा, फाइव बन जाएगा। फिलहाल इस चीज को वन बनाना होता है। तो ये जो होता है ना तरीका, इसको एचनल फॉर्म कहते हैं, और यहाँ से ना रैंक निकालने वाले ना क्वेश्चन किए जाते हैं। तो ये इस जगह पर आपको मैं अब ये दिखाऊं, तो ये देखें, ये क्वेश्चन में इस जगह पर क्या लिखा हुआ है, वन, फिर इधर वन और इधर वन, और इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, जीरो जीरो, और इधर भी क्या लिखा हुआ है, जीरो। यानी कि ये वाली भी, इसके नीचे वाली चीज जीरो है, और इसके नीचे वाली भी जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, जीरो है। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इनको हम क्या कहते हैं, ये कौन सी फॉर्म है जी, एचनल फॉर्म है। तो इस तरह ना इसको लिखा जा सकता है। अब ये देखें, ये वन है, अब इस जगह पर ना वैसे ही जीरो बन गया। अब बेशक जीरो बन गया, खैर है, लेकिन ये वाली जगह अगर आप देखें ना, ये वन है और इसके नीचे क्या, जीरो है, और फिर ये क्या है, वन है। तो इस तरह भी हो सकता है। अब इसकी क्योंकि ये रोज और कॉलम बराबर नहीं थे, तो इस वजह से ना ये भी उन्होंने कहा, ये भी इसकी क्या जी, एचनल फॉर्म है। इसी तरह इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जिस तरह ये लिखा हुआ ना इस जगह पर, ये लिखा हुआ है, ये वन, ये भी वन, और इसके नीचे जीरो, और इसके नीचे जीरो। तो ये इसकी ना फॉर्म है। अब बाज़ औक़ात ना इसके ऊपर वो जीरो बनाते हैं, मसलन ये वन है ना, ये वन के नीचे भी जीरो 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 है, और इस वन के नीचे भी जीरो है, और वन के ऊपर भी जीरो है। इस वन के नीचे भी जीरो है, और इस वन के ऊपर भी जीरो है। तो इस तरह अगर इस क्वेश्चन को देखें, इस वन के नीचे भी जीरो है, इधर भी नीचे जीरो और ऊपर भी जीरो है, इधर भी ऊपर जीरो है। ऐसी जो फॉर्म होती है ना, जो ऊपर और नीचे जीरो हो, उसका नाम होता है रिड्यूस एचनल फॉर्म। यानी कि उसके साथ ना, एचनल के साथ हम क्या लगा देते हैं, रिड्यूस लगा देते हैं। सिर्फ नीचे नीचे जीरो हो ना, जिस तरह ये नीचे जीरो है, वन है और वन के नीचे जीरो है, इधर वन है, वन के नीचे जीरो, इसको सिर्फ ना एचनल कहते हैं, ये एचनल फॉर्म है। और ये वाले जो हैं जिसके ऊपर नीचे जीरो हो, वो क्या है, रिड्यूस एचनल फॉर्म। अब ये क्योंकि थ्री है, तो इस वजह से ना इसके नीचे जीरो बन जाए ठीक है, ना भी बने तो कोई मसला नहीं है। ये जिस तरह नॉन जीरो कॉलम है। तो ये एचनल और रिड्यूस एचनल के बारे में आपको कुछ थोड़ा बहुत पता चल गया होगा। और बाकी रैंक के बारे में क्या चीज़ हम देखते हैं कि क्वेश्चन को पहले आपने ना चेंज करना होता है एचनल फॉर्म में। जब एचनल फॉर्म में आप उसे चेंज कर लेते हैं ना, फिर आपने ये देखना होता है कितनी नंबर ऑफ रोज हैं, नंबर ऑफ रोज। लेकिन जो रोज हैं वो कौन सी होनी चाहिए, नॉन जीरो, नॉन जीरो होनी चाहिए। तो जितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होंगी, उतना ही उसका रैंक होगा। हाँ जी, ठीक है, इसकी समझ आ गई है। हाँ जी, इसकी समझ। जी। हाँ, ये इंशाल्लाह ये क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे ना, उनमें यही हमने काम करनी है। ये देखें ना, एचनल फॉर्म में तब्दील करें, रिड्यूस चेंज करें, तो ये फिर इनकी ना समझ आ जाएगी। बाकी ये आज का, बल्कि कल और परसों का दिन है आपके पास, इसके अंदर आप इनकी को प्रैक्टिस कर लें क्वेश्चंस की 2.4 तक। अगर कोई आपको मसला हो तो आप किसी टाइम भी ना रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। तो फिर मैं आपको ना ये, जी ठीक है। ठीक है। जी। जी। ठीक है, अल्लाह हाफिज।